हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन बींग्स में चीज़ों का ट्रांसपोर्ट इधर से उधर कैसे कैसे होता है, उसके लिए हमारे अंदर कौन कौन से सिस्टम्स प्रेजेंट हैं। तो ह्यूमंस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, जैसा अगर आपको याद होगा, हमने रेस्पिरेशन वाली क्लास में पढ़ा था कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो एल्वियोलाई में डिफ्यूज़न के थ्रू एल्वियोलाई तक पहुंच रही है और वहाँ पर डिफ्यूज़न के थ्रू वहाँ से वो हमारे ब्लड में एंटर कर रही है। अब इस ऑक्सीजन की ज़रूरत क्योंकि हर एक सेल को है, तो एक तो इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके हर एक सेल तक पहुँचाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत है वो क्या है, CO2। CO2 कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, हर एक सेल के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि हर एक सेल के अंदर क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है। रेस्पिरेशन हो रहा है तो वहाँ पर CO2 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है। उस CO2 को बॉडी से बाहर निकालना है तो उसे ट्रांसपोर्ट करके हमें पहले लंग्स तक पहुंचाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम वहाँ से फिर एक्सहेलेशन के थ्रू इस CO2 को बाहर निकाल पाएंगे। तो CO2 को हमें हर एक सेल से लंग्स तक पहुंचाने की ज़रूरत है। उसके अलावा और क्या ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड में पहुंच जाते हैं। अब इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत भी हर एक सेल को है, जैसे ग्लूकोज की ज़रूरत हर एक सेल को है रेस्पिरेशन के लिए। तो इन न्यूट्रिएंट्स को भी अब एक जगह से, वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ ये ब्लड में एंटर हुए हैं वहाँ से और हर एक सेल तक पहुँचाने की ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है। उसके अलावा वेस्ट मटेरियल, कौन सा वेस्ट, हर एक सेल के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, किसी भी लिविंग चीज़ के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो सेल्स के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस लगातार होती रहती हैं और इन रिएक्शंस में कुछ काम की चीज़ें तो बनती ही हैं, साथ ही में बनते हैं कुछ बाई प्रोडक्ट्स। ऐसी चीज़ें साथ में और बनती हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, वही है वेस्ट मटेरियल। मोस्टली जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है वो कैसा होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजन के बने हुए कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें से मेन कंपाउंड है यूरिया। तो ये जो यूरिया बन गया, वेस्ट मटेरियल बन गया, इसको भी कहाँ तक ले जाने की ज़रूरत है, अब इसको एलिमिनेट करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन हमारी बॉडी में जिसे किडनी कहते हैं, तो हर एक सेल से इसको ले जाकर किडनी तक पहुंचाने की ज़रूरत होती है, तो इसका भी ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत है। उसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम कहते हैं हॉर्मोन्स, जो कि बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं, लेकिन बहुत सारे फंक्शंस, बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को ये कंट्रोल करते हैं, जिनके बारे में हम आगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। तो ये हॉर्मोन्स जिन स्पेसिफिक जगहों से बन रहे हैं, जिन ग्लैंड्स से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहाँ से डिफरेंट पार्ट्स तक जहाँ पर ये जाकर अपना असर दिखाएंगे, वहाँ तक पहुँचाने की ज़रूरत होती है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत है, जो चीज़ें कहीं और पर बन रही हैं और कहीं और तक उन्हें पहुँचाने की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। इसीलिए हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। तो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी में एक्चुअली दो सिस्टम्स हैं, एक है सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। इन्हीं दोनों सिस्टम्स के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये किस किस चीज़ का बना है, ये बना है ब्लड वेसल्स और हार्ट। तीन कंपोनेंट्स हैं इसके, ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं और हार्ट है। जबकि लिम्फेटिक सिस्टम के जो तीन कंपोनेंट्स हैं वो हैं लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं इनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पहला कंपोनेंट है वो है ब्लड। ब्लड क्या होता है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये है एक फ्लूइड कनेक्टिव
टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है, यानी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ये कनेक्ट करता है। और फ्लूइड क्यों बोला है? क्योंकि इसकी जो मैट्रिक्स है वो लिक्विड होती है। मैट्रिक्स जो है इसकी वो लिक्विड होती है। आपको याद होगा, आपने 9th क्लास में टिश्यूज चैप्टर में ब्लड के बारे में डिटेल में पढ़ा था। लिक्विड मैट्रिक्स है जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं। लिक्विड मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं। ऐसा सा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। तो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहले तो ये लिक्विड मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे सेल्स फ्लोट कर रहे हैं, उसी लिक्विड मैट्रिक्स का दूसरा नाम है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है? वो लिक्विड मैट्रिक्स है जिसमें जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो फ्लोट कर रहे हैं। मेनली ये ब्लड की बनी है, मेनली ये वाटर की बनी हुई है। बहुत सारा परसेंटेज इसमें वाटर का है। और उसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे CO2 डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स भी इसमें डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट है, हॉर्मोन्स प्रेजेंट है, वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें डिजोल्व होकर इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। उसके बाद सेल्स की अगर हम बात करें जो प्लाज्मा के अंदर फ्लोट कर रहे हैं, वो है पहला टाइप ऑफ सेल है RBC, यानी रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसल भी इसको हम बोल देते हैं। तो ये जो RBCs हैं ये कैसे हैं? डिस्क शेप्ड सेल्स हैं, फ्लैट हैं। और इनमें स्पेशल बात क्या होती है कि इनमें जब ये मेच्योर हो जाते हैं इनमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ये कैसे होते हैं? विदाउट न्यूक्लियस, बिना न्यूक्लियस के सेल्स ये होते हैं। बिना न्यूक्लियस के होने का फ़ायदा क्या होता है कि क्योंकि आपको पता है RBC हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि इनका काम क्या है? ऑक्सीजन को का ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को कैरी करके इधर से उधर पहुंचाना। तो अगर इसमें न्यूक्लियस होता तो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए स्पेस कम बचता, लेकिन न्यूक्लियस ना होने की वजह से इनमें बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट होता है ताकि ये ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को कैरी कर सके। तो RBC में मेच्योर होने के बाद न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इनमें स्पेशल एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है रेड कलर का, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जिसको बनाने में आयरन की ज़रूरत पड़ती है। आयरन इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस, आयरन रिक्वायर्ड होता है टू मेक हीमोग्लोबिन। और यही हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और उसी फॉर्म में ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होती है। इस बारे में हमने बात की थी जब हमने रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़ा था। तो RBC का काम क्या है? इसका काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। दूसरी तरह की सेल्स है WBC या वाइट ब्लड सेल्स। RBC क्या थे? रेड ब्लड सेल्स। रेड क्यों थे? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नाम का एक रेड पिगमेंट प्रेजेंट था। ये है वाइट ब्लड सेल्स, इनमें कोई हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है, इनका कलर वाइट है। इनमें और RBCs में क्या डिफरेंस है? RBCs तो विदाउट न्यूक्लियस हैं, जबकि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये फॉर्म करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स। इम्यून सिस्टम यानी हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो इन्फेक्शन से फाइट करने में हमारी हेल्प करता है। बाहर से कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गया है तो ये सेल्स उससे फाइट करेंगे और उसको किल कर देंगे। तो इनका काम क्या है? इनका काम है इन्फेक्शन से फाइट करना, हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाना। तीसरी तरह की सेल्स हैं प्लेटलेट्स। छोटे छोटे से ये सेल्स होते हैं प्लेटलेट्स। इनमें भी मेच्योरिटी के बाद, मेच्योर होने के बाद कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इनका काम क्या है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कहीं पर हमें चोट लग गई है, वहाँ से बहुत सारा ब्लड बह रहा है, अगर प्लेटलेट्स नहीं होती तो क्या होता? वो ब्लड लगातार बहता रहता बहता रहता बहता रहता और हम फाइनली मर जाते। लेकिन प्लेटलेट्स क्या करती हैं? जहाँ पर भी हमें चोट लगी है, जहाँ से ब्लड बह रहा है, वहाँ पर बहुत सारी प्लेटलेट्स इकट्ठा हो जाती हैं और इकट्ठा होकर कुछ प्रोटीन्स वगैरह को यूज़ करके ये बनाती हैं यहाँ पर ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट यानी ब्लड को ये जमा देती हैं, ब्लड को बहने से रोक देती हैं। तो जब वो क्लॉट बन जाता है उसके बाद और ब्लड उस जगह से लॉस्ट नहीं हो पाता। तो प्लेटलेट्स का काम क्या है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ये तो थे ब्लड के कंपोनेंट्स। क्या क्या? एक तो लिक्विड मैट्रिक्स है जिसको हम प्लाज्मा भी कहते हैं, उसमें 3 तरह के सेल्स फ्लोट कर रहे हैं, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स।
प्लाज्मा की लिक्विड मैट्रिक्स में बहुत सारी चीज़ें डिसॉल्व होकर इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। आरबीसी में प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। डब्ल्यूबीसी हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं जो इन्फेक्शन से फाइट करने का काम कर रहे हैं। प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, उनका काम है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। फंक्शंस अगर हम देखें ब्लड के कि ब्लड क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है तो बहुत सारे फंक्शंस तो हमें यही दिखाई दे गए, लगभग सारे फंक्शंस हमें यही दिखाई दे गए। ब्लड का ही एक कंपोनेंट है आरबीसी जो क्या काम कर रहा है, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ब्लड में का जो कंपोनेंट है प्लाज्मा, वो भी बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। क्या क्या चीज़ें, जैसे हॉर्मोन्स हैं, वेस्ट मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया और न्यूट्रिएंट्स सब प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शंस ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है डब्ल्यूबीसी। इसके बारे में अभी हमने ऊपर बात की। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो ब्लड का, वो है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ये कैसे, सपोज कीजिए बहुत ठंड का टाइम है, तो ठंड के टाइम में क्या होता है, जो हमारे स्किन पर जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं वो कैसी हो जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो स्किन की ब्लड वेसल्स जो है वो सर्दियों में कैसी हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट यानी सिकुड़ जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। उससे क्या होगा, कम ब्लड एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा। कम ब्लड एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा तो कम हीट का लॉस होगा, हीट का लॉस ब्लड में से कम होगा। लेकिन ये कब हो रहा है, ये तो हो रहा है कब, विंटर सीजन में जब ठंड है। समर सीजन में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होता है। समर के टाइम में ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, डायलेट हो जाती है मतलब चौड़ी हो जाती हैं, डायलेटेड ब्लड वेसल्स। उससे क्या होगा, कौन सी ब्लड वेसल्स हैं, स्किन की ब्लड वेसल्स, डायलेटेड ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन। स्किन की ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई। ब्लड वेसल्स क्या है, ब्लड वेसल्स ऐसी ट्यूब्स हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, इनके बारे में भी अभी हम आगे बात करेंगे। तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड इनमें से फ्लो करता है। अब क्योंकि ये प्रेजेंट कहाँ पर है, स्किन के ऊपर, तो ज़्यादा ब्लड एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है। जब ज़्यादा ब्लड एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है तो हीट का लॉस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कम रहता है। यहाँ पर जब ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो क्या हुआ, यहाँ पर हीट का लॉस कम हो गया, लेस हीट इज लॉस्ट। तो इस तरह से ब्लड हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प कर रहा है। ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं सर्दियों में और डायलेट हो जाती हैं गर्मियों में, जिसकी वजह से सर्दियों में हीट का लॉस कम होता है हमारी बॉडी से और गर्मियों में हीट का लॉस हमारी बॉडी से ज़्यादा हो पाता है। ये तो बात की हमने ब्लड के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या है, ऐसी ट्यूब्स हैं जिनमें से होकर ब्लड हमारा फ्लो कर रहा है। आपको अगर याद होगा, आपने 9th में पढ़ा होगा कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि ब्लड हमारा डेफिनेट ट्यूब्स के अंदर ही फ्लो करता है। जबकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। जैसे अगर याद होगा, जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन। या फिर जितने भी मोलस्क्स हैं उनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी कैसा होता है, ओपन। ओपन का मतलब क्या है कि ब्लड किसी डेफिनेट ट्यूब्स में फ्लो नहीं कर रहा है, वो डायरेक्ट ओपन स्पेसेस में फ्लो कर रहा है। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, वो क्लोज्ड है। क्लोज्ड है यानी ब्लड कुछ डेफिनेट ट्यूब्स में फ्लो कर रहा है, उन्हीं ट्यूब्स को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये जो ट्यूब्स हैं, इन्हें भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है आर्टरीज, सेकेंड है वेन्स और थर्ड है कैपिलरीज। ये क्या है, आर्टरीज वो ट्यूब हैं जो हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को लेकर जा रही हैं। ये अगर सपोज हमारा हार्ट है तो यहाँ से हार्ट में से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जो ब्लड को लेकर जा रही हैं,
तो यहाँ से कोई सपोज कीजिए कोई ट्यूब है जो हार्ट से ब्लड को किसी पार्ट तक लेकर जा रही है, तो उस ट्यूब को हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे आर्टरी। ठीक है, आर्टरी क्या कर रही है, हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को लेकर जा रही है। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। थिक और इलास्टिक क्यों होती हैं इनकी वॉल्स, क्योंकि इनके अंदर ब्लड जो है वो हाई प्रेशर पर बह रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है। अब हाई प्रेशर पर अगर ब्लड फ्लो कर रहा है और वॉल्स पतली होंगी तो क्या होगी, फट जाएंगी, या अगर इलास्टिक नहीं होंगी, ब्रिटल होंगी, खिंच नहीं सकती होंगी, तो भी उनमें क्या होगा, कट्स आ जाएंगे, टूट जाएंगे वो। तो इसलिए क्योंकि इनमें ब्लड हाई प्रेशर पे फ्लो करता है, इसलिए इनकी वॉल्स थिक और इलास्टिक होती हैं ताकि ये बर्स्ट ना हो, ताकि ये फट ना जाए। ज़्यादातर आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऑक्सीजन रिच ब्लड का मतलब क्या है, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है और CO2 कम है, मोर ऑक्सीजन एंड लेस कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ब्लड को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ज़्यादातर आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरीज ऐसी आर्टरीज हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ये क्या चीज़ है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जस्ट अपोजिट। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें CO2 ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है, मोर CO2 एंड लेस ऑक्सीजन। ऐसे ब्लड को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। हार्ट से लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज लेकर जाती हैं। लंग्स में जाने के बाद क्या होता होगा, अगर आप रिकॉल करेंगे रेस्पिरेशन में जो हमने पढ़ा था, लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई, याद आया आपको, एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ एल्वियोलाई में क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो अगर आपको याद होगा एल्वियोलाई से ऑक्सीजन तो पहुंच जाती है कहाँ पर, ब्लड के अंदर, और ब्लड से CO2 पहुंच जाती है कहाँ पर, ऑक्सीजन के एल्वियोलाई के अंदर। तो एल्वियोलाई याद होगा आपको, यहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं और ब्लड यहाँ पर फ्लो कर रहा है, जो उसमें CO2 का अमाउंट ज़्यादा है, एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है। तो ब्लड में से CO2 तो एल्वियोलाई के अंदर डिफ्यूज हो जाती है और एल्वियोलाई में से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाती है। तो लंग्स में जाने के बाद एक्चुअली होता क्या है, लंग्स में जाने के बाद हो जाता है ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो जाता है। ऑक्सीजनेशन का मतलब क्या है, ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाता है और CO2 का अमाउंट कम हो जाता है, यानी हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाता है। जब ब्लड आ रहा था एल्वियोलाई के पास तो कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड, उसमें CO2 ज़्यादा थी, ऑक्सीजन कम थी। लेकिन एल्वियोलाई के ऊपर से होकर जाने के बाद क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन के अमाउंट बढ़ जाएगी और CO2 की अमाउंट कम हो जाएगी और ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। तो ये पल्मोनरी आर्टरीज, ये अकेली ऐसी आर्टरीज हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक लेकर जाती हैं और लंग्स में जाने के बाद ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो जाता है। बाकी सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड ही कैरी करती हैं। आर्टरीज में ब्लड हाई प्रेशर पर फ्लो करता है क्योंकि हार्ट से ब्लड जा रहा है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। अब हार्ट से और डिफरेंट, सपोज कीजिए हमारे बिल्कुल नीचे पैरों तक ब्लड पहुंचना है या ऊपर ब्रेन तक ब्लड पहुंचना है, तो ब्लड अगर हाई प्रेशर पर नहीं होगा तो हार्ट से इतनी दूर तक वो नहीं पहुंच पाएगा, वो रास्ते से ही, आधे रास्ते से ही उल्टा वापस आ जाएगा। इसीलिए आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है ताकि वो दूर दूर तक डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंच सके। इनमें कोई वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होते। वॉल्व्स चीज़ क्या होती है, ब्लड वेसल के अंदर स्पेशल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं जिनका काम ये होता है कि वो ब्लड के बैक फ्लो को रोक दें, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ
ब्लड, बैक फ्लो ऑफ ब्लड। कैसे? सपोज कीजिए ब्लड हार्ट से पहुंच गया हमारे पैरों तक, बिल्कुल नीचे तक पहुंच गया, पैरों तक पहुंच गया। अब क्या होगा, जब ये पैर से वापस ऊपर हार्ट की तरफ को जाएगा तो इसे ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। और इसमें अगर प्रेशर भी कम होगा, कम प्रेशर है इस पर, तो अब प्रॉब्लम क्या होगी, ग्रेविटी तो इसे नीचे की तरफ खींच रही है, तो चांसेस ये हैं कि ब्लड जो ऊपर गया था वो वापस से नीचे आ सकता है। तो उसके लिए क्या प्रेजेंट रहते हैं, जो दूसरी दूसरी टाइप की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, वेन्स, इनमें प्रेजेंट रहते हैं वॉल्व्स, जिनका काम ये है कि एक बार ब्लड अगर ऊपर चला गया तो अब वो उसको वापस से नीचे नहीं आने देंगी। ब्लड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, इनमें दोनों डायरेक्शंस में फ्लो नहीं कर सकता। तो आर्टरीज में कोई वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होते, वॉल्व्स एब्सेंट है, आर्टरीज में वॉल्व्स की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लड इतने हाई प्रेशर पर होता है कि वो एक ही डायरेक्शन में जाता है, वो वापस से पलट कर आता ही नहीं है। वॉल्व्स की जरूरत वहां पर पड़ती है, उन ट्यूब्स में पड़ती है जहां पर ब्लड का प्रेशर कम है। तो उन्हीं ट्यूब्स के बारे में अब हम बात करेंगे, वो हैं वेन्स। वेन्स का काम क्या है, कैरी ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से हार्ट तक ये ब्लड को लेकर आती हैं, उन्हें हम कहते हैं, ऐसी ट्यूब्स को हम कहते हैं वेन्स। और जो हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ले जा रही थी उन्हें हम कहते हैं आर्टरीज। ठीक है, तो आर्टरीज का जस्ट अपोजिट काम ये कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को इकट्ठा करके और हार्ट तक ये लेकर आ रही हैं। अब ब्लड, अब आप इमेजिन कीजिए कि हार्ट प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, हार्ट ने ब्लड को पंप किया, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, और उसने ब्लड को पंप किया, तो ब्लड हाई प्रेशर से कहाँ गया, आर्टरीज के अंदर गया, बहुत हाई प्रेशर से वो आर्टरीज के अंदर गया, और उसी प्रेशर के कारण वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंच गया, किसी वॉल्व की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आर्टरीज में ब्लड कैसा था, बहुत हाई प्रेशर पर था, इसलिए उसकी वॉल्स कैसी होनी चाहिए थी, थिक एंड इलास्टिक। अब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड चला गया और वहां से फिर वापस आ रहा है, इतना सारा रास्ता कवर करते 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 ब्लड का प्रेशर अब उतना तो नहीं रहेगा जितना वो शुरू में था। तो वेन्स तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है। ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है तो वेन्स की वॉल को थिक होने की और बहुत ज़्यादा इलास्टिक होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वेन्स की वॉल्स कैसी होती हैं, थिन होती हैं और लेस इलास्टिक होती हैं, पतली होती हैं, और आर्टरीज जितनी इलास्टिक वो नहीं होती, ऐसे भी उनका काम चल जाता है। ज़्यादातर वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, डीऑक्सीजनेटेड यानी CO2 रिच ब्लड प्रेजेंट है, जिसमें ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स क्या कैरी कर रही हैं, ये कैरी कर रही हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी कर रही हैं, कहाँ से कहाँ तक, अब वेन्स कहाँ से लाती हैं, बॉडी पार्ट से हार्ट तक, तो ये कहाँ से लेकर आ रही हैं, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लंग से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर ये आ रही होती हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि ब्लड कहाँ गया, पहले गया लंग्स में, लंग्स में क्या हो गया, ऑक्सीजनेशन हो गया ब्लड का, उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ गई, CO2 की अमाउंट कम हो गई। अब इस ब्लड को फिर से हार्ट तक कौन लेकर आएगा, पल्मोनरी वेन इसको लेकर आएगी। तो पल्मोनरी वेन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा होता है। ब्लड फ्लोज एट लेस प्रेशर, जैसे हमने अभी बात की कि क्योंकि अब ये यहाँ पर वेन्स कर क्या रही हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स से ब्लड को कलेक्ट करके लेकर आ रही हैं, तो डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुँचते पहुँचते ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है, तो वेन्स में ब्लड का प्रेशर उतना नहीं होता जितना आर्टरीज में होता है। और क्योंकि प्रेशर कम होता है तो अब चांसेस किस बात के बढ़ जाते हैं, बैक फ्लो होने के ब्लड के, कि हो सकता है ब्लड वापस से उस पार्ट में चला जाए, तो उसे रोकने के लिए यहाँ पर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व्स आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यहाँ पर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तीसरी तरह की ट्यूब्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज।
इनका काम क्या है? इनका काम होता है आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करना। सपोज कीजिए ये एक आर्टरी है और ये एक वेन है। तो होता क्या है, आर्टरी जब ब्लड को लेकर पहुंचती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, तो बॉडी पार्ट में जाकर वो बहुत 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 नैरो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। एक बहुत पतली पतली ट्यूब्स में वो डिवाइड हो जाती है और इन्हीं पतली पतली ट्यूब्स को हम कैपिलरीज कहते हैं। इतनी पतली होती है ये, और इनकी जो वॉल होती है वो भी बहुत थिन होती है। सिर्फ 1 सेल थिक इनकी वॉल होती है, सिर्फ एक सेल की लेयर की बनी हुई इनकी वॉल होती है। उसका फायदा क्या होता है कि इनके अक्रॉस चीज़ों का डिफ्यूज़न हो सकता है। तो आर्टरी जब किसी बॉडी पार्ट में जाकर डिफरेंट कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है पतली पतली ट्यूब्स में, तो यहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन होता है तो आर्टरी में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, वो ऑक्सीजन चली जाती है सेल्स के अंदर, और सेल्स के अंदर जो CO2 प्रेजेंट थी वो CO2 आ जाती है यहाँ पर इन कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है उसके अंदर। तो क्या होगा, CO2 तो एंटर कर जाएगी यहाँ पर और ऑक्सीजन निकल कर चली जाएगी सेल्स में। तो ये आ क्या रहा था यहाँ पर, आर्टरीज से होकर आ रहा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन निकल गई और CO2 की अमाउंट बढ़ गई, तो अब ये कैसा ब्लड बन जाएगा, ये बन जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अब यही कैपिलरीज मिलकर फॉर्म करेंगी वेन, जिसमें फ्लो कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कैपिलरीज क्या है, थिन ट्यूब्स हैं, नैरो ट्यूब्स हैं, जिनका काम है आर्टरीज को और वेन्स को आपस में कनेक्ट करना। और दूसरा काम क्या है इनका, यही है साइट्स ऑफ डिफ्यूजन। इन्हीं के क्रॉस चीज़ों का डिफ्यूजन होता है, क्योंकि इनकी वॉल्स बहुत ही थिन होती है, मटेरियल इनके आर पार डिफ्यूज हो सकता है। तो कैपिलरीज की बहुत थिन वॉल्स हैं, सिर्फ 1 सेल थिक है। ये आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने का काम करती हैं और ब्लड और सेल्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन्हीं आर्टरीज के थ्रू होता है। यही है साइट्स ऑफ डिफ्यूजन। तो ये 3 तरह की ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज जो यूजुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं हार्ट से लेकर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। वेन्स जो यूजुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। कैपिलरीज जो आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट करने का काम करती है और जिनके अक्रॉस डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा कंपोनेंट, ब्लड वेसल्स। पहला कंपोनेंट हमने क्या पढ़ा था, पहला कंपोनेंट हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड। अब हम आते हैं इसके तीसरे कंपोनेंट पर। तीसरा कंपोनेंट है ह्यूमन हार्ट। हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का, बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स का बना हुआ ऑर्गन है। कौन सी मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स। आपको याद होगा, आपने 9th में इसके बारे में पढ़ा था। ये ऐसी मसल्स हैं जो कभी भी टायर नहीं होती, कभी भी थकती नहीं है। हमारे बर्थ से पहले से ये वर्क करना शुरू कर देती हैं और हमारी डेथ तक ये लगातार वर्क करती रहती हैं। तो एक मस्कुलर बैग शेप्ड ये स्ट्रक्चर है और इसका काम क्या है, ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना। तो ब्लड इसमें आएगा और ये क्या करेगी, उसको कॉन्ट्रैक्ट होंगी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो ब्लड को प्रेशर से ये आर्टरीज में भेजेंगे और उन्हीं आर्टरीज से होता हुआ ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाएगा। तो इसका काम क्या है, ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना। इसकी स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो जो ह्यूमन हार्ट है वो होता है 4 चैम्बर्ड। 4 चैम्बर्ड यानी 4 चैम्बर्स में ये डिवाइडेड होता है। इसमें से जो 2 ऊपर वाले चैम्बर्स हैं, ये और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं एट्रियम। एट्रियम है इनका सिंगुलर, अगर प्लूरल बोलेंगे तो बोलेंगे एट्रिया। तो इनका प्लूरल क्या है, इनका प्लूरल होता है एट्रिया। तो 2 एट्रिया प्रेजेंट हैं और 2 प्रेजेंट हैं ये जो नीचे वाले आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो एक है तो वेंट्रिकल है और 2 है तो वो क्या है, वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो 2 एट्रियम प्रेजेंट हैं, 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट हैं।
4 चैम्बर्स में हमारा हार्ट डिवाइडेड होता है। इन 4 चैम्बर्स में से अगर आप ध्यान से देखें, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, ये प्रेजेंट है किधर की तरफ, ये प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में। ये है हार्ट की लेफ्ट साइड। सपोज कीजिए आपके सामने कोई बंदा खड़ा है, आप उसके हार्ट को यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये वाली साइड कौन सी होगी उसकी, ये लेफ्ट साइड होगी। और इधर वाली साइड ये कौन सी साइड है, ये है हार्ट की राइट साइड। तो ये जो आपको यहाँ चैम्बर दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, ये क्या है, ये है लेफ्ट एट्रियम। ये लेफ्ट एट्रियम है। ऐसे इधर जो होगा वो होगा राइट एट्रियम। और इसके नीचे ये जो चैम्बर प्रेजेंट है ये क्या है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड वाला वेंट्रिकल। तो ऐसे इधर वाला जो होगा वो होगा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ जो मज़े की बात है वो ये है कि लेफ्ट साइड में, हमारे हार्ट की लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके बारे में अभी हमने पीछे बात की, ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ से आ रहा होगा, ये आ रहा होगा लंग्स से, क्योंकि लंग्स में ही ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। और राइट साइड में हमेशा फ्लो करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें CO2 ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है। तो ये कहाँ से आता है, ये आता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से, क्योंकि हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के जो डिफरेंट सेल्स हैं उनमें रेस्पिरेशन हो रहा है, और रेस्पिरेशन में CO2 प्रोड्यूस हो रही है। वो CO2 ये ब्लड कैरी करके लेकर आ रहा है। तो लेफ्ट एट्रियम में क्योंकि प्रेजेंट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है लंग्स से होकर आ रहा है। ठीक है, लंग्स से कौन इन्हें लेकर आ रहा है, ये जो आपको ट्यूब्स दिखाई दे रही है, कि ये ट्यूब दिखाई दे रही है, कि ये ट्यूब दिखाई दे रही है, और ऐसे ही कि ये ट्यूब दिखाई दे रही है, कि ये ट्यूब दिखाई दे रही है, ये सब की सब आकर कहाँ खुल रही हैं, ये खुल रही हैं लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से इनका कंटेंट, ये इस ओपनिंग से इनका कंटेंट लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ रहा है। तो इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स, जिसके बारे में अभी हमने पीछे बात की थी। पल्मोनरी वेन्स लंग्स से लेकर आ रही हैं ब्लड कहाँ तक, हार्ट तक। और ये ब्लड कैसा है, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि लंग्स में हमें पता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन एड अप हो जाती है। तो ये पल्मोनरी वेन्स लंग्स से आ रही हैं, हार्ट में लेफ्ट एट्रियम में आकर ये खुल रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी कर रही हैं। क्या लेकर आ रही हैं, ये लेकर आ रही हैं अपने साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, अब हार्ट तो बना हुआ है मसल्स का, आपको पता है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं और रिलैक्स हो सकती हैं। तो हमारा हार्ट जो है, इसकी मसल्स भी एक रिदमिक वे में कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है, रिलैक्स होती रहती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुई रिलैक्स हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई रिलैक्स हुई। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो ये एट्रियम जब इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो क्या होता है, ये ब्लड पुश हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ पहुंच गया ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, ये जो आपको बीच में एक फ्लैप दिखाई दे रहा है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ये है वॉल्व। यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट है। इसका फायदा क्या है कि एक बार ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, तो ये वॉल्व इस ब्लड को वापस से एट्रियम में नहीं जाने देगा। तो इसका काम क्या है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड के बैक फ्लो को, वापस जाने को ये रोकता है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये है वॉल्व का काम। वॉल्व कहीं भी प्रेजेंट है तो उसका काम क्या है, ब्लड के बैक फ्लो को रोकना। तो ये वाला वॉल्व जो कि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, इसका भी एक स्पेशल नाम है, इसको हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व, या एक नाम इसका और है बाइकस्पिड वॉल्व। ये दोनों नाम इसी वॉल्व के हैं, बाइकस्पिड वॉल्व बोले आप चाहे मिट्रल वॉल्व बोले, एक ही बात है। काम क्या है इसका, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ब्लड पहुंच गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसको कहाँ जाने की ज़रूरत है, इसको ज़रूरत है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाने की। फिर क्या हुआ, ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया
एक ट्यूब में, ये जो आपको दिखाई दे रही है ट्यूब, इस ट्यूब में पहुंच गया। इस ट्यूब का नाम है एओर्टा। एओर्टा जो कि हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है, सबसे बड़ी आर्टरी है ये हमारी बॉडी की, लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा। एओर्टा के फिर डिफरेंट ब्रांचेस ने उस ब्लड को हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा दिया। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, लंग्स को छोड़ के बाकी सभी बॉडी पार्ट्स तक ये ब्लड जा रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ये ब्लड पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ, ब्लड बॉडी पार्ट्स में गया, तो जैसे हमने पीछे बात की थी कि बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद अब वहाँ पर तो जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनमें CO2 ज़्यादा है, और जो ब्लड अभी यहाँ से जा रहा है उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, ये ऑक्सीजन तो चली जाएगी सेल के अंदर, और सेल में से CO2 चली जाएगी ब्लड के अंदर, और ब्लड का क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेशन हो जाएगा। ब्लड का फिर से क्या हो गया, डीऑक्सीजनेशन, यानी इसमें ऑक्सीजन कम हो गई और CO2 की अमाउंट बढ़ गई। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको डिफरेंट बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके लाने का काम करती हैं वेन्स, और दो मेजर वेन्स जो हमारी बॉडी में से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक लेकर आ रही हैं वो है, एक है इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, और एक है ये सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। तो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा काम क्या कर रही हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके हार्ट के अंदर लेकर आ रही हैं। अब ये ब्लड कैसा हो गया है, इसमें ऑक्सीजन हो गई है कम और CO2 हो गई है ज़्यादा। तो ये इनकी ओपनिंग है जिनके थ्रू ये अब कहाँ पहुँच रही हैं, कहाँ पहुँचा रही हैं ब्लड को, ये ब्लड को अब पहुँचा रही हैं राइट एट्रियम के अंदर। ये क्या है, ये है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में ब्लड पहुँच गया। अब राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड वहाँ से कहाँ पहुँचेगा, ब्लड पहुँचेगा अब राइट वेंट्रिकल के अंदर। यहाँ भी बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट है जिस वॉल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, काम इसका भी सेम वही है, टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। तो अब ये एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड पहुंच गया हमारा राइट वेंट्रिकल में। जब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड पहुंचता है उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी में। तो ये जो आपको ये जो दो ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं ये क्या है, ये है पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज लिख देते हैं इनका नाम, ये है पल्मोनरी आर्टरीज। ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये भी पल्मोनरी आर्टरी है, एक ये जा रही है लेफ्ट लंग में और एक पल्मोनरी आर्टरी जा रही है राइट लंग में। अब ये क्या लेकर जा रही है, लेकर जा रही हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने साथ में लेकर जा रही हैं, और लेकर कहाँ जा रही हैं, इनको लंग्स में लेकर जा रही हैं। तो लंग्स में क्या होगा, ब्लड का हो जाएगा ऑक्सीजनेशन। जब एक बार लंग्स में जाने के बाद ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो गया उसके बाद क्या होगा, पल्मोनरी वेन्स इसको, इस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लेकर आएगी फिर से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वो पहुंचेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर एओर्टा के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा, बॉडी पार्ट्स में जाकर ये ब्लड फिर से डीऑक्सीजनेट हो जाएगा, फिर डीऑक्सीजनेट हो जाएगा तो फिर से वेना केवा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा उसको कलेक्ट करेंगी, कलेक्ट करके लेकर आएंगी राइट एट्रियम में, उससे जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और फिर पल्मोनरी आर्टरी से फिर से जाएगा लंग्स में, और ये सारा प्रोसेस बार बार चलता रहता है। ठीक है, तो हमारा लंग जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट, हमारा हार्ट जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, उसको हम बोलते हैं, ये है हमारा एक हार्ट बीट है ये, एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ और रिलैक्स हुआ। उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हो क्या रहा है, ये सारा प्रोसेस जो हमने अभी एक्सप्लेन किया ये सारा उसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के टाइम पर हो रहा है। क्या क्या हो रहा है, एक बार फिर से अगर हम इसको देख लें
तो सबसे पहले जब हमारे ये एट्रियम रिलैक्स्ड है, जब ये कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, तो ये पल्मनरी वेन्स लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर उसको पहुंचा रही हैं लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पहुंचा रही हैं? उसको पहुंचा रही हैं लेफ्ट एट्रियम में। अब क्या हो रहा है उसके बाद? ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जब, तो हमारा ब्लड पहुंच रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमारा ब्लड अब जा रहा है एओर्टा में, और एओर्टा के थ्रू वो जा रहा है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक वो जा रहा है। बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद ब्लड का हो गया डीऑक्सीजनेशन। उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लेकर आए इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, और इस ब्लड को इन्होंने पहुंचा दिया यहाँ। ये क्या है? ये है हमारा राइट एट्रियम में पहुंचा दिया। राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड कहाँ पहुंच गया? ब्लड पहुंच गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये ब्लड हमारा पहुंच गया अब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोबारा से लंग्स में, और लंग्स में जाने के बाद इसका फिर से हो जाएगा ऑक्सीजनेशन। इसमें फिर से ऑक्सीजन एडअप हो जाएगी और इसमें से CO2 फिर से रिमूव हो जाएगी। तो ये इतना सारा प्रोसेस हमारे हार्ट में लगातार चलता रहता है। मेन पार्ट्स हमें हार्ट के क्या क्या दिखाई दिए? 4 चैम्बर्स प्रेजेंट हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारा। ये 4 चैम्बर्स प्रेजेंट हैं, जिसमें से ऊपर वाले जो 2 हैं वो क्या है? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। नीचे वाले 2 लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा? लंग्स से। लंग्स से कौन लेकर आ रहा है? पल्मनरी वेन्स। पल्मनरी वेन्स लंग्स से हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही हैं। वो पहले पहुंचा लेफ्ट एट्रियम में, वहां से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, वहां से पहुंचा एओर्टा में, और एओर्टा से गया डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। बॉडी पार्ट्स में जाकर ब्लड का हो गया डीऑक्सीजनेशन। उसको कलेक्ट किया इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। ये क्या है? ये वेन्स हैं। वेन्स है, ये सबसे बड़ी वेन्स है हमारी बॉडी की, वेना केवा। वहां से वेना केवा ने कलेक्ट करके और उसे पहुंचा दिया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो पहुंचा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये पहुंचा पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेकर जा रही है? अब इसको ये लेकर जा रही है टू द लंग्स। लंग्स में इस ब्लड को लेकर जा रही है फॉर ऑक्सीजनेशन, ताकि यहाँ पर इसका दोबारा ऑक्सीजनेशन हो सके, दोबारा इसको हार्ट में लाकर और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पंप किया जा सके। तो 4 चैम्बर्स हमें दिखाई दिए और बहुत सारी ब्लड वेसल्स यहाँ हमें दिखाई दे रही है। एओर्टा दिखाई दे रही है, पल्मनरी वेन दिखाई दे रही है, पल्मनरी आर्टरी दिखाई दे रही है, और वेना केवा दिखाई दे रही है। एओर्टा का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना। ठीक है, पल्मनरी आर्टरी का क्या काम है? आर्टरी कहाँ से कहाँ ले जाती है ब्लड को? हमेशा हार्ट से बॉडी पार्ट तक। तो ये ले जा रही है हार्ट से लंग्स तक। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग तक ले जाने का इसका काम है, ताकि वहां पर जाकर ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो सके। पल्मनरी वेन्स क्या करती हैं? डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड को लेकर आती हैं, तो वही काम पल्मनरी वेन्स कर रही हैं। तो पल्मनरी वेन्स लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही हैं हार्ट तक, और इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके राइट एट्रियम तक लेकर आ रही हैं। ये हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर और इसकी फंक्शनिंग, कैसे कैसे इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, हम एक दो टर्म्स और। डबल सर्कुलेशन, ये क्या होता है? डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन जब हो रहा है, उसमें हमारा ब्लड हार्ट से 2 बार फ्लो कर रहा है। हमारा ब्लड हार्ट से 2 बार फ्लो करके जा रहा है। कैसे? अगर आप ध्यान देंगे, ये हमारा हार्ट है। ठीक है, एक रफ सा डायग्राम हम इसका बना लेते हैं यहाँ पे। ऐसे कुछ, ऐसे कुछ और ऐसे कुछ। ठीक है,
4 चैम्बर्स इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसा हमारा कुछ हार्ट है। अब आपने देखा क्या कि यहाँ पर सपोज कीजिए प्रेजेंट हैं लंग्स। तो पल्मोनरी आर्टरीज हैं जो लंग्स से ब्लड को वेन्स हैं जो लंग्स से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में लेकर आ रही हैं। क्या है ये है पल्मोनरी वेन्स। वेन्स का काम क्या होता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को हार्ट तक पहुंचाना। तो पल्मोनरी वेन्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हार्ट तक आ रही हैं। ठीक है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचा, वेंट्रिकल में पहुंचा, और फिर वेंट्रिकल से होकर कहाँ गया, एओर्टा से होकर ये चला गया डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। ये क्या है, ये है एओर्टा, और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, ये गया डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो यहाँ पर हम बना देते हैं बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट सेल्स तक ये चला गया। ठीक है, और यहाँ पर इसका क्या हो गया, यहाँ पर इसका हो गया डीऑक्सीजनेशन। यहाँ से इसमें से ऑक्सीजन निकल गई और CO2 इसमें ऐड अप हो गई। अब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से ब्लड को कलेक्ट करके लेकर आ रही है कौन, वेना कैवा, और उसको ले जाकर वो छोड़ रही है हार्ट में। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कौन सी ट्यूब है, ये है वेना कैवा। इसका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना हार्ट तक। फिर क्या हो रहा है उसके बाद ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ जा रहा है लंग्स के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ जा रहा है लंग्स के अंदर। ये कौन सी ट्यूब है अब जो मैंने बनाई है, ये है पल्मोनरी आर्टरी जो हार्ट से लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है कहाँ तक, लंग्स तक। ठीक है, तो ये इस तरह से सर्कुलेशन हमारे ब्लड का सर्कुलेशन लगातार हमारी बॉडी में चल रहा है। क्या हो रहा है, पल्मोनरी, एक बार जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम पर 2 पाथ में हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है। एक बात आपको ये दिखाई दे रही है, इसमें क्या हो रहा है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहाँ पर, हार्ट के अंदर। लंग्स से ब्लड आ रहा है हार्ट के अंदर, और उसी टाइम पर क्या हो रहा है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से जा रहा है लंग्स की तरफ। हार्ट से कहाँ जा रहा है वो, लंग्स की तरफ। तो एक तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, लंग्स से ब्लड आया हार्ट में, और हार्ट से फिर वापस कहाँ गया, लंग्स में। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से कहाँ गया, लंग्स में। तो ये वाला जो सर्कुलेशन है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, और ठीक इसी टाइम पर और क्या हो रहा है, ठीक इसी टाइम पर एक चीज़ और हो रही है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। ये ऐसे जा रहा है, हार्ट से जा रहा है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, और बॉडी पार्ट से फिर वापस कहाँ जा रहा है, बॉडी पार्ट से फिर वापस हो जा रहा है हार्ट के अंदर। तो एक जो सर्कुलेशन है वो ये भी हो रहा है। इसमें क्या हमें दिखाई दे रहा है, हार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा है, बॉडी पार्ट्स में, और बॉडी पार्ट्स से फिर से हार्ट में। तो बॉडी पार्ट्स, हार्ट से ब्लड गया कहाँ पर, बॉडी पार्ट्स में, और बॉडी पार्ट से फिर से वापस से ब्लड कहाँ पर आ गया, हार्ट में आ गया। ठीक है, तो एक सर्कुलेशन ये भी हो रहा है। ये भी कब हो रहा है, जब हार्ट हमारा एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। इसको इस तरह, इस वाले सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड जा रहा है, और फिर बॉडी पार्ट से ब्लड दोबारा से हार्ट में वापस आ रहा है। तो हार्ट से कैसा ब्लड जा रहा होगा बॉडी पार्ट्स की तरफ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बॉडी पार्ट से हार्ट में वापस आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
यहाँ पर दूसरा सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें लंग्स से हार्ट में ब्लड आ रहा है और हार्ट से वापस लंग्स में ब्लड जा रहा है। तो लंग्स से हार्ट में आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और हार्ट से लंग्स में जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि एक बार हार्ट के बीट होने पर, एक बार हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने पर ब्लड हार्ट से दो बार होकर जा रहा है। दो बार कैसे? एक बार तो इस पाथवे में ऐसे हार्ट से होकर जा रहा है और एक बार इस पाथवे में जा रहा है, इस पाथवे में जा रहा है। तो हार्ट से दो बार होकर जा रहा है। इसीलिए इस तरह के सर्कुलेशन को जो हमारी बॉडी में हो रहा है, जिसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन भी हो रहा है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी हो रहा है, इस तरह के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट मेकिंग वन कंप्लीट राउंड थ्रू द बॉडी। बॉडी में एक कंप्लीट राउंड जब ब्लड हमारा लगा रहा है तो उसमें हार्ट से वो दो बार होकर जा रहा है, एक बार पल्मोनरी सर्कुलेशन में और एक बार सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी ब्लड कहाँ से कहाँ जाएगा? हार्ट से लंग्स में और फिर वापस हार्ट में। सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी हार्ट से जा रहा है बॉडी पार्ट्स में और उसके बाद दोबारा से हार्ट में वापस आ रहा है। तो इस तरह के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। फोर चैम्बर्ड हार्ट होने के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फायदे हैं फोर चैम्बर्ड हार्ट होने के? हमारा हार्ट टू चैम्बर्ड या थ्री चैम्बर्ड क्यों नहीं है, फोर चैम्बर्ड क्यों है? क्या फायदे हैं? अब देखेंगे हम यहाँ पर, अगर हमारा हार्ट फोर चैम्बर्ड है, उसका फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में कहीं पर भी मिक्स नहीं होते। हमें पता है हमारे हार्ट में चार चैम्बर्स हैं और उनमें से इन दो चैम्बर्स में तो फ्लो कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इन दो चैम्बर्स में फ्लो कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहीं पर भी ये दोनों ब्लड आपस में मिक्स नहीं होते। तो हमारे बॉडी पार्ट्स तक, डिफरेंट सेल्स तक जो ब्लड पहुंचता है वो कैसा पहुंचता है? वो पहुंचता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड। बहुत सारी ऑक्सीजन उसमें होती है और ऑक्सीजन किस लिए रिक्वायर्ड है? रेस्पिरेशन की रिएक्शन के लिए। तो ज़्यादा एनर्जी हमारी सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमारे सेल्स के पास तक इतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, हमारा ब्लड मिक्स हो जाता या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल्स तक जा रहा होता तो ऑक्सीजन कम पहुंचती। ऑक्सीजन कम पहुंचती तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कम होता। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कम होता तो कम एनर्जी प्रोड्यूस होती। कम एनर्जी प्रोड्यूस होने के हमें क्या नुकसान है? अब आपको याद होगा, अगर ये फोर चैम्बर्ड हार्ट किस किस में प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है बर्ड्स में और मैमल्स में। और बर्ड्स और मैमल्स दोनों में ही एक स्पेशल बात है कि ये दोनों वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है? अपनी बॉडी के टेम्परेचर को ये रेगुलेट करके रखते हैं। टेम्परेचर रेगुलेट करके रखते हैं, नहीं बाहर सराउंडिंग्स में चाहे ठंड है चाहे गर्मी है, कितना भी टेम्परेचर चाहे बाहर कम है चाहे टेम्परेचर ज़्यादा है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा फिक्स्ड रहता है। फिक्स्ड बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स्ड रहता है। तो इस टेम्परेचर को फिक्स रखने के लिए बहुत सारी एनर्जी हमें स्पेंड करनी पड़ती है। तो इसलिए वार्म ब्लडेड एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स नीड मोर एनर्जी। वार्म ब्लडेड एनिमल्स को एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। ज़्यादा एनर्जी क्यों चाहिए इन्हें? टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने के लिए इन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अगर सपोज कीजिए कि इनके सेल्स तक कम ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचेगा तो उतनी एनर्जी ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बर्ड्स में और मैमल्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिससे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। तो सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल रहती है और ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल रहती है तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए फोर चैम्बर्ड हार्ट होने के हमें बहुत फ़ायदे हैं।
आगे अगर हम कुछ और टर्म्स की बात करें, हार्ट बीट जैसे हमने अभी पीछे बात की थी कि हमारा हार्ट हमें पता है मसल्स का बना है और वो मसल्स जो है रिदमिक वे में कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और रिलैक्स हो रही हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन उसी को मिलाकर हम बोलते हैं एक हार्ट बीट। एक हार्ट बीट यानी एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन, वो कंस्टिट्यूट करती है वन हार्ट बीट। तो जो नॉर्मल एक एडल्ट की हार्ट बीट होती है रेस्टिंग में, जिस समय वो रेस्ट पर है, वो है 70 से लेकर 72 बीट्स पर मिनट। एक मिनट में 70 से लेकर 72 टाइम्स तक हार्ट हमारा बीट करता है। लेकिन जब हम कुछ रिगरस फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो ये रेट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारे बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो ज़्यादा एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी? जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन फास्ट होगा, ज़्यादा होगा। और वो कब होगा? जब सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी। ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड होगी? ऑक्सीजन कैसे ट्रेवल कर रही है? ब्लड के थ्रू, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। तो जब हार्ट बीट, हमारा हार्ट जो है जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा। जब हार्ट बीट्स बढ़ जाएंगी तभी सेल्स तक ज़्यादा जल्दी जल्दी ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचेगा। इसीलिए जब हम कोई रिगरस फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी बॉडी के सेल्स तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है और ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है तो ज़्यादा एनर्जी हमारे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि फिजिकल एक्टिविटी के लिए, रिगरस फिजिकल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। दूसरी जो टर्म हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? हमारी आर्टरीज में ब्लड किस प्रेशर पर फ्लो कर रहा है, उसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब हमारी आर्टरीज में जो ब्लड जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है? वो जा रहा है वेंट्रिकल्स से होकर। ठीक है, अभी हमने पीछे देखा कि वेंट्रिकल्स जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ऊपर क्या है? एट्रियम है और यहाँ पर नीचे क्या प्रेजेंट है? ये वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है। तो जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड आर्टरीज में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब ये वेंट्रिकल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। हमें पता है हमारा हार्ट की मसल्स लगातार रिदमिक वे में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है। तो जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उस टाइम तो ये ब्लड को बहुत प्रेशर से पुश करेंगे। जिस टाइम पर ये रिलैक्स्ड है उस टाइम पर ये ब्लड को उतने प्रेशर से पुश नहीं करेंगे। तो इसीलिए आर्टरीज में कभी तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और कभी प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं होता। तो इसीलिए हमने इस प्रेशर को भी दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर। ये क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर है मिनिमम प्रेशर इन आर्टरीज व्हेन वेंट्रिकल्स आर इन रिलैक्सेशन फेज। जब वेंट्रिकल्स हमारे रिलैक्स्ड हैं उस टाइम पर आर्टरी के अंदर जो प्रेशर है उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और वो इक्वल होता है, जो उसकी नॉर्मल वैल्यू है वो है 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यानी वो इतना प्रेशर है कि अगर एक कॉलम में हमने मरकरी लिया है 0 मिलीमीटर, 0 के निशान पर, तो उसको 80 के निशान तक पुश करने के लिए वो सफिशिएंट है। और सिस्टोलिक प्रेशर ये है मैक्सिमम प्रेशर जो आर्टरीज में प्रेजेंट है। ये कब होगा? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो वो मैक्सिमम प्रेशर से ब्लड को पुश कर रहे हैं। वो मैक्सिमम प्रेशर आर्टरी में कितना है? उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यानी मरकरी एक कॉलम को 0 से 120 तक के निशान तक पुश करने के लिए ये प्रेशर सफिशिएंट होता है। तो ब्लड प्रेशर को हम जब मेज़र करते हैं तो हम मेज़र कर रहे हैं दो चीज़ें, डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जो आर्टरीज में मैक्सिमम प्रेशर है। मैक्सिमम प्रेशर कब है? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। डायस्टोलिक प्रेशर जो आर्टरीज में मिनिमम प्रेशर है वो कब है? जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड हैं। नॉर्मल वैल्यू है सिस्टोलिक प्रेशर की 120 और डायस्टोलिक प्रेशर की 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिस्टोलिक प्रेशर है 120 मिलीमीटर मरकरी और डायस्टोलिक प्रेशर है 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी।
ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए डॉक्टर्स जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, आपने देखा भी होगा, एक तो स्टेथोस्कोप होता है उनके पास जिससे वो हार्ट बीट सुनते हैं, और दूसरा एक कफ टाइप का होता है जो वो हाथ पर आपके लपेट देते हैं और फिर उसमें एयर पंप करते हैं, फिर धीरे धीरे उस एयर को निकालते हैं और साथ में आपकी पल्स को वो सुनते रहते हैं, हार्ट बीट को सुनते रहते हैं। तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, ये उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिससे ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, अगर आप ज़्यादा फैटी खाना खाते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, तो आपकी आर्टरीज पर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज पर डिपॉजिट हो जाएगा तो क्या होगा, ये आपकी आर्टरी है, इसकी वॉल्स पर डिपॉजिट हो गया कोलेस्ट्रॉल, तो उससे आर्टरीज का जो ये ल्यूमन है, जो जगह है, बीच की खाली जगह है, ये कम हो जाती है। तो आर्टरी आपकी कैसी हो जाती है, आर्टरी आपकी नैरो हो जाती है। या फिर ओल्ड एज में जाकर क्या होता है कि वॉल्स जो है वो लेस इलास्टिक हो जाती हैं, जिससे आर्टरी उतनी ज़्यादा खुल नहीं पाती, आर्टरीज स्टिफ हो जाती हैं। उससे क्या होता है, ब्लड जो आर्टरी में फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है। इसी बीमारी को हम कहते हैं हाइपरटेंशन या प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। क्या है इसका मतलब, ये एक बीमारी है जिसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू नैरोइंग ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज का ल्यूमन, आर्टरीज के अंदर जो खाली जगह है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। अब ब्लड का प्रेशर बढ़ने के नुकसान क्या हो सकते हैं, अगर सपोज कीजिए ये ब्लड इतने हाई प्रेशर पर पतली पतली ट्यूब्स यानी कैपिलरीज में से फ्लो करेगा, तो कैपिलरीज की वॉल्स को ये बर्स्ट कर सकता है। कैपिलरीज बर्स्ट हो जाएंगी तो क्या होगा, आगे ये कैपिलरी जहाँ भी ब्लड लेकर जा रही है, आगे उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक ब्लड नहीं जा पाएगा, तो वहाँ के सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे। और ऐसे ये जो यहाँ पर ब्लड लीक हो गया, इसकी क्लॉट्स बन सकते हैं। ये क्लॉट अगर कहीं पर जाकर कहीं अटक गए तो उसके आगे ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो इसकी वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, अगर सपोज कीजिए कैपिलरी कभी बर्स्ट हो जाती है तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकती है, और इवन ऑर्गन फेलियर हो सकता है किडनी फेल हो सकता है ब्रेन में कुछ डैमेज हो जाए, आईज आंखें खराब हो सकती हैं, और इवन डेथ भी कभी कभी कॉज हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसका आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, ज़्यादा फैटी फूड नहीं खाना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। तो ये सारी हमने बात की किसके बारे में, ये हमने बात की सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या हमने बात की है। हमने देखा है सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ब्लड वेसल्स और हार्ट। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम तो है ही, साथ ही साथ लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, जिसके कंपोनेंट्स हैं लिम्फ, ब्लड वेसल्स और लिम्फ नोड्स। उसके बाद हमने बात की, इसके कंपोनेंट्स को हमने डिटेल में पढ़ा। तो ब्लड के बारे में हमने पढ़ा, ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है, आरबीसीज प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, प्लाज्मा प्रेजेंट है। इनके सबके अलग अलग काम है। आरबीसी का काम है हीमोग्लोबिन, उसमें जो प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन से फाइट करता है। प्लेटलेट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। और प्लाज्मा डिफरेंट सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो ये सारे काम तो ब्लड की हैं ही, साथ ही में ब्लड बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। ब्लड वेसल्स तीन तरह की हमने देखी, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज वो ट्यूब्स हैं जो हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को लेकर जा रहे हैं, कि थिक और इलास्टिक वॉल है, इनमें ब्लड हाई प्रेशर में फ्लो करता है, और ज़्यादातर आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, इनमें कोई वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते। वेन्स ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेकर आती है, इनकी थिन और लेस इलास्टिक वॉल है, इनमें यूजुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स।
ब्लड का प्रेशर इनमें कम होता है और बैकफ्लो ब्लड को रोकने के लिए इनमें वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। कैपिलरीज ऐसी बहुत थिन और नैरो ट्यूब्स हैं जिनकी वॉल बहुत थिन है, सिर्फ 1 सेल थिक है। ये आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करने का काम करती हैं और इन्हीं के क्रॉस चीज़ों का डिफ्यूज़न होता है। तो सब्सटेंसेस का एक्सचेंज ब्लड और सेल्स के बीच में कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो हार्ट क्या था, एक मस्कुलर ऑर्गन, मसल्स का बना हुआ ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है बॉडी में। 4 इसके चैम्बर्स हैं, ऊपर वाले दोनों को हम एट्रियम कह रहे हैं और नीचे वाले दोनों को हम वेंट्रिकल कह रहे हैं। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड पहले लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है लेफ्ट एट्रियम में, वहाँ से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो एओर्टा में जाता है और एओर्टा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वो पहुँच जाता है। वहाँ जाकर उसका हो जाता है डीऑक्सीजनेशन। डीऑक्सीजनेशन होकर फिर वेना कैवा के थ्रू वो पहुँचता है दोबारा से हार्ट में, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर वो पहुँचता है पल्मोनरी आर्टरीज में जो उस ब्लड को ले जाती हैं लंग्स में, जहाँ पर फिर से उसका ऑक्सीजनेशन हो जाता है। हार्ट में भी वॉल्स प्रेजेंट हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। डबल सर्कुलेशन यानी एक कार्डियक साइकिल में एक बार जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, उसमें ब्लड हार्ट से 2 बार होकर जा रहा है, इसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो 2 पार्ट्स हैं इसके, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी ब्लड हार्ट से जा रहा है लंग्स में और फिर लंग्स से वापस आ रहा है, लंग्स से वापस आ रहा है हार्ट में। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन, हार्ट से जा रहा है ब्लड बॉडी पार्ट्स में और बॉडी पार्ट से वापस आ रहा है फिर से हार्ट में। ठीक है, तो ये हो गया डबल सर्कुलेशन। 4 चैम्बर्ड हार्ट होने के फायदे क्या हैं? क्योंकि हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं तो हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होने से फ़ायदा ये होता है कि कहीं पर भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती, तो हमारे सेल तक ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचता है। बहुत सारा ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचता है, तो वहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन अच्छे से हो सकता है जिससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है बर्ड्स में और मैमल्स में, इसीलिए 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसके बाद आते हैं हम, अगला हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद कुछ टर्म्स पढ़ी थी। हार्ट बीट यानी 1 कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उसे हम 1 हार्ट बीट कहते हैं। नॉर्मल जो इसकी वैल्यू है वो है 1 मिनट में 70 से लेकर 72 टाइम्स, लेकिन जब हम कोई रिगरस फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये वैल्यू बढ़ जाती है। हार्ट तेज़ी से बीट करने लगता है ताकि सेल्स तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचे और ज़्यादा एनर्जी वो प्रोड्यूस कर पाएँ। ब्लड प्रेशर, आर्टरीज में ब्लड किस प्रेशर पर फ्लो कर रहा है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड हैं तो ब्लड का प्रेशर आर्टरी में कम होता है, उस प्रेशर को हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्टेड हैं उस टाइम पर आर्टरी में ब्लड का प्रेशर मैक्सिमम होता है, उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। तो ये वैल्यू सिस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू है 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और डायस्टोलिक की होती है 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। स्फिग्मोमैनोमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट से इस ब्लड प्रेशर को मेज़र किया जाता है। और कभी कभी आर्टरीज पर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने से या फिर ओल्ड एज की वजह से आर्टरीज का जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाता है, जिससे उसमें फ्लो होने वाला ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड हाई प्रेशर पर उसमें फ्लो होने लगता है। इसी बीमारी को हम कहते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं क्योंकि ये काफ़ी सारा हो गया है, इसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तब आपको ये अच्छे से सारी टर्म्स याद होंगी। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और उसी के साथ अगर हमें नेक्स्ट वीडियो में टाइम मिलेगा तो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को, इसको एक बार अच्छे से पढ़ना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी नई नई टर्म्स आपको सुनने को मिल रही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के। टेक केयर।